गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। झड़प में 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेला, उनको भारी नुकसान की खबर। गौरव, और क्या बता सकते हैं आप एडिशनल इंफॉर्मेशन इस पूरी खबर पर? प्रधानमंत्री ने एक वक्त पर बिना नाम लिए कहा था कि विस्तारवाद नीति अब दुनिया में नहीं चलेगी, लेकिन चीन अपनी हरकत से बाज आ जाए तो चीन न रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये 17,000 फीट की ऊंचाई है। ये बहुत ही कठिन इलाका है, दुर्गम इलाका है, स्नो क्लैड एरियाज है ये। और इस इलाके में चीन की सेना हायर ग्राउंड को ऑक्यूपाई करना चाहती थी। असल में चीन अपने परसेप्शन पॉइंट पर आता है, भारत अपने परसेप्शन पॉइंट तक जाता है। और चीन की सेना ने जब हायर ग्राउंड जो भारत की सीमा में है, और भारत ये साफ कर चुका है ये हमारा इलाका है, जब चीन की सेना ने उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की तो भारत के सिपाहियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसमें झड़पें हुई और जैसा मंजीत और श्वेता बता रहे थे कि चीन हालांकि तैयारी के साथ आगे आया था, लेकिन चीन की तैयारी से ज्यादा भारत की यहां पर तैयारी थी, न केवल संख्या बल में बल्कि हथियार भी। और इसीलिए भारत चीन को पीछे धकेलने में सक्षम रहा। चीन की सेना पीछे हटी, उसके बाद भारत ने फ्लैग मीटिंग की मांग भी की, और फ्लैग मीटिंग के बाद अब दोनों ही सेनाएं हालांकि पीछे हट गई हैं, लेकिन तनाव न केवल यहां बल्कि सिक्किम में भी बहुत बढ़ा हुआ है। श्वेता, अब ये एक और फ्लैश पॉइंट गलवान के बाद हम देख रहे हैं। अगर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि किस तरह से चीन ने अक्सर इन जगहों पर, उसके बाद मैं सीधा जाऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल संजय मेस्टन साहब भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। श्वेता, एक बार अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से चीन यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहां पर वो बार बार अपनी हरकतों को परेशान करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसको हमारी सेना ने इतना जबरदस्त जवाब दिया है। जी अंजना, और खासकर अरुणाचल प्रदेश तो वो क्लेम अपने बार बार सामने लाते रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा लाइन ऑफ परसेप्शन की लड़ाई यहां पर हो जाती है कि चीन किस इलाके को अपना समझता है। और अरुणाचल का जहां तक सवाल आ जाता है, वो यहां पर कहता है कि अधिकतर हिस्सों के लिए उसका यही रहता है। आपको वो स्टेपल्ड वीजाज का पूरा मामला याद होगा, जहां पर अरुणाचल में रहने वाले लोगों को वो स्टेपल्ड वीजा देने की शुरुआत कर देता था। अक्साई चिन को जिस तरीके से उसके बाद भारत ने, चाहे वो अक्साई चिन वाला हिस्सा हो या फिर अरुणाचल का ये पूरा हिस्सा हो, भारत उन सरहदों को लगते हुए, यानी ईस्टर्न लद्दाख और यहां अरुणाचल, जो दो सबसे बड़े ऐसे इलाके रहते हैं जहां पर टकराव दोनों देशों की सेनाओं के बीच रहता ही रहता है। उसने तो नए फ्रंट्स खोलने की कोशिश की ही है समय समय पर। सिक्किम का वो डोकलाम का वो पूरा इलाका हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। पर अरुणाचल में तवांग देखिए, और तवांग मॉनेस्ट्री, जो पूरा इतिहास तवांग मॉनेस्ट्री का है, वो किस तरह का एक भारत और चीन के बीच एक ऐतिहासिक, एक प्राचीन लड़ाई का जरिया रहा है हमेशा से। और इसीलिए इसके जो सीमावर्ती इलाके हैं यहां पर ज्यादा रहता है, यहां पर ज्यादा रहता है। अगर हम दलाई लामा को देख लें और सीधे तौर पर उसका टकराव हिंदुस्तान से देख लें, तो हम तवांग की अहमियत को उसमें समझ लेते हैं। अब तवांग में 1962 की लड़ाई में भी हम देखें तो इसके अधिकतर वो इलाके हैं जहां पर बहुत भीषण संघर्ष यहां पर हुआ था। भारत को यहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था सेना को। लेकिन आज के हालात अलग हैं इस इलाके में अंजना। यहां पर ये तवांग के इस सरहद पर, भारत और तिब्बत की सीमा के बीच इस सरहद पर इस टकराव की बात सामने आ रही है। और इसमें बड़ी चीज ये हो जाती है कि तवांग जैसे इलाके में अगर इस तरह की झड़प है, यानी कि चीन जो कि एक तरफ गलवान के पूरे उस हादसे के बाद, उस घटना के बाद, और पूर्वी लद्दाख में ये कहने के बाद कि ठीक है हम यथास्थिति पर वापस लौट रहे हैं, यानी कि उसकी मंशा साफ नहीं है। यहां पर अगर 17,000 फीट की एक ऊंचाई पर वो कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ के इस हिस्से को ले ले। ऊंचाइयों की लड़ाई होती है, लद्दाख में भारत ने ले ली है वो ऊंचाइयां, और इसीलिए वो बैकफुट पर है ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में। तो अब अरुणाचल में उसकी ये जो साजिशें हैं वो यहां पर शुरू हुई हैं, लेकिन भारतीय सेना ने यहां से धकेला है, हर मोर्चे से धकेलने के लिए तैयार है। बिल्कुल।